छात्रों, हम आपके लिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम से एक क्लास लेकर आए हैं और 27वीं क्लास आई है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान का, और इसमें करा रहे हैं यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य ऊर्जा, संवेग, गति आदि। ठीक है, तो देखो यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी यह है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भार किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। एक चीज होती है भार और एक होता है द्रव्यमान। तो भार क्या है? भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया आकर्षण बल भार होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का या पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए भार तथा द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? भार पृथ्वी का आकर्षण बल है। भार क्या है? भार, द्रव्यमान, दो चीज है ये। तो भार है पृथ्वी का आकर्षण बल, और ये वस्तु या पदार्थ का परिमाण होता है। इसका मात्रक न्यूटन है, भार का मात्रक न्यूटन, और इसका ग्राम या किलोग्राम। सीजीएस पद्धति में ग्राम और एमकेएस पद्धति में किलोग्राम। ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है। कैसी है? सदिश राशि है भार, और द्रव्यमान अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है ना। आज इस स्थान पर कुछ है और दूसरे स्थान पर कुछ है भार इसका, लेकिन द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचल रहता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है? अचल रहता है। अब आगे चलें। दूरी एवं विस्थापन क्या है? देखिए, दूरी प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूरी और विस्थापन। देखिए, प्रतिदिन की भाषा में दूरी डिस्टेंस और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय की गई ये अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है?
अदिश राशि, याद रखें। और विस्थापन सदिश राशि है, सदिश, क्योंकि दिशा का ज्ञान होता है इसमें। जब विस्थापन एक सदिश राशि है, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, दूरी शून्य नहीं हो सकती है, बट विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। जैसे यहाँ से चली वस्तु और ये कहीं भी चली दूरी, तो पूरी लगाई जाए यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक है ना। लेकिन विस्थापन ये ऐसे चला और यहाँ वापस आ गया, यदि यहीं आ गया दोबारा से पुनः, तो विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी दोनों पूरी जुड़ेगी। देखो, जैसे x चला ये और x वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हुआ x माइनस एक्स बराबर 0, लेकिन दूरी क्या हुई, x प्लस एक्स बराबर 2x, दूरी 2x हो गई, दोनों में अंतर ही है। समझ में आ गया। अब चाल एवं वेग, चाल क्या है, वेग क्या है, ठीक है ना, समझें इसे। चाल एवं वेग, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। चाल बराबर क्या होता है, चली गई दूरी अपॉन समय, चाल का फॉर्मूला। चाल एक क्या है, अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है एसआई मात्रक। और किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है। इसलिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन अपॉन चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः ये कैसी राशि हो गई फिर, सदिश, क्योंकि दोनों चीजें इसमें, दिशा और परिमाण, सदिश राशि है। समझ में आ गया, चाल एवं वेग। अब देखिए त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या है, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के साथ के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण समझ गए, किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए त्वरण बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन अपॉन समय। त्वरण अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। एक ही चीज लगी, चाहे इसे लिखो चाहे पॉइंट लगाओ, समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तथा t समय बाद अंतिम
वेग v हो तब त्वरण एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। SI मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको बताते हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताते हैं। न्यूटन के गति के नियम, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं विस्तार से। देखिए, पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है? देखिए, प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामावस्थ वस्तु विरामावस्थ ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता। कोई बल लगाएंगे तभी तो रोकेंगे, या बल लगाकर, जैसे ये पेन रखी रहेगी, कभी तक रखी, 4 साल 2 साल कभी तक रखी रही तो रखी रहेगी जब तक हम इसमें देखो बल लगा दिया, ए लगा दिया, चलने लगी, गति होने लगी, विरामावस्था में नहीं रही। और हमने रोक दिया बल तो गति अवस्था में नहीं रही, विरामावस्था में आ गई। समझ में आ गया? अब देखिए, उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु की विरामस्थ रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़ता कहलाती है, इनर्शिया। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व नियम भी कह सकते हैं। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। समझ में आ गया ना? आगे देखो, अब न्यूटन की गति के दूसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण में उपस्थित होने से है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण एक एक गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m गुणा e, ये बल होता है। इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, बल का SI मात्रक, SI बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 1 न्यूटन बल कहलाता है। अब बात आती है न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार, गति के तीसरे नियम के
अनुसार। जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। क्रिया प्रतिक्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाई गई बल को क्रिया कहते हैं। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाई गई बल को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाई गई बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। समझ में आ गए तीनों नियम न्यूटन के। अब बात करते हैं थोड़ी संवेग पर। संवेग क्या है? मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसलिए संवेग बराबर p क्या होता है? द्रव्यमान m गुणा वेग v। संवेग कैसी है? सदिश राशि है। सदिश राशि। वेग आ गया इसमें, सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर और प्रति सेकंड। किलोग्राम भी होता है साथ में, किलोग्राम। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अरे द्रव्यमान का क्या हो गया? किलोग्राम हो गया। और वेग क्या क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोनों को मिलकर क्या हो गया? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? संवेग परिवर्तन क्या है? ये तो हो गया संवेग। संवेग परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में ही होता है। यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम का ही एक अन्य रूप है। स्पष्ट है। बल समानुपाती। संवेग में परिवर्तन अपॉन समय। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक संवेग बराबर mu होगा। देखो ध्यान से देखो, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो तो इसका प्रारंभिक संवेग बराबर mu। t समय तक इस वस्तु
पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। अतः वस्तु का अंतिम संवेग mv, इसलिए संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, mv माइनस mu। अतः F समानुपाती mv माइनस mu अपॉन इम्प्लाइज F समानुपाती m कॉमन आ गया, क्या बचा v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी। अपॉन टी हो गया, या इम्प्लाइज F समानुपाती m, ठीक है, या अतः F बराबर के SI मात्रकों में स्थिरांक k का मान 1 होता है। k का मान क्या होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है ना। इसलिए F बराबर 1 गुणा m गुणा e बराबर क्या हो गया, F बराबर ma हो गया, जो कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है। समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर अथवा संरक्षित बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु पर कार्य, अब बताते हैं कुछ कार्य के बारे में। कार्य देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। जैसे पेन रखा है, हमने ये चला दिया तो ये कार्य हो रहा है, या हम अभी लिखाई कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, कार्य है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यदि किए गए कार्य प्रयुक्त बल और बल की दिशा में विस्थापन के क्रम से W, F तथा S से निर्देशित किया जाए, इसे S से निर्देशित किया जाए, इसे F से और इसे W से, तो क्या होगा,
W बराबर F गुणा S। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो तो क्या क्या कार्य, देखिए ध्यान दो, यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में न होकर उससे थीटा कोण बना रहा हो तो, फिगर से समझिए थोड़ा। किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर F cos थीटा गुणा S। जहां F cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल या का घटक है। F cos थीटा क्या है, बल की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो क्या गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणा 1 मीटर। अब बात करते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य की। शक्ति अथवा इसे बोल देते हैं सामर्थ्य, पावर। किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। किसी मशीन अथवा कार्य के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, P पावर W अपॉन T। शक्ति का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका जूल। कार्य का हो गया, समय का सेकंड हो गया, जूल प्रति सेकंड। इसे या वॉट भी कह देते हैं, वॉट। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व सामर्थ्य है। इसका एक अन्य मात्रक क्या है, अश्व सामर्थ्य। और इसे भी याद रखते हैं, आ जाता है एक अश्व
शक्ति या एक अश्व सामर्थ्य बराबर कितने वाट होता है? तो कितना होता है? 746 वाट। ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम ऊर्जा, एनर्जी पर। कार्य, एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। अरे कार्य तो होगी एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा होगी ना, ऊर्जा एनर्जी। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, उष्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक और वही मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। यांत्रिक ऊर्जा, देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यांत्रिक ऊर्जा यह किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। यह दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा देखिए, अब आती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है जी? यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल v मीटर पर सेकंड हो, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv², 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा यह स्थितिज ऊर्जा यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए, तो इस दौरान किया गया कार्य ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा रूप। इसके अन्य रूप क्या होते हैं? जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आदि इत्यादि होती है। ठीक है, तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे छात्र छात्राएं जो अभी चैनल को पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। MCQ क्वेश्चन कराएंगे अगले चैप्टर में, पूरा इसके बारे में जितने भी MCQ बनते हैं सबको कराएंगे।
बड़ी क्लास लेकर आएंगे। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है UPPCS, उसमें जाकर आप अन्य वीडियो को भी